हमने एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है, वो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। फिलहाल ये बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन ये बैरिकेड लगा हुआ है इन व्हीकल्स के लिए जो 6 बजे के बाद में यहाँ से एंटर हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने मनी वगैरह एक्सचेंज करा ली इंडिया में ही। इंडिया के 100 रुपये नेपाल के 160 रुपये के बराबर होते हैं। ये जो है गेट, जो ये तो इंडिया की तरफ बना हुआ है और वो नेपाल की तरफ बना हुआ है। और ये जो लाल नंबर है, ये लाल नंबर जो हैं नेपाल के हैं, प्राइवेट व्हीकल नंबर। और यहाँ पे चेकिंग होती है उनकी गाड़ियों की जो इंडिया से नेपाल में आते हैं। तो अब मैं एंटर हो चुका हूँ नेपाल में। सिम कार्ड, चलो पहले सिम कार्ड लेते हैं। नमस्ते, प्रीपेड सिम कार्ड, ठीक है। चलिए, तो सिम मैंने ले ली है और एक्टिवेट भी कर ली है और नेट भी शुरू हो गया है। 7 दिन के लिए है और अनलिमिटेड डाटा है उसके अंदर। अब मैं जा रहा हूँ गेट के पास बने हुए इधर भंसार ऑफिस में, जो अभी फ़िलहाल खाली है। यहाँ से अब गाड़ियाँ चेक हो करके यहाँ आएंगी, जो भंसार ऑफिस आएंगी है यूपी से। तो 200 रुपये तो मोटरसाइकिल के हैं, और कार जीप अगर बस वगैरह से आते हैं तो 600 रुपये। तो ये जो करेंसी है ये नेपाली करेंसी में है। तो मतलब अगर इंडियन करेंसी में अगर आप बाइक का देखेंगे तो लगभग 120 रुपये पर डे के हिसाब से 5 दिन या 6 दिन जैसा भी आपको लगता है कि आपको स्टे करना है यहाँ पे, तो उतने दिन का यहाँ पर भंसार बनाया जाता है। जो भंसार मतलब परमिट। क्या काटफंड 1050 वाला कौन सा है? मतलब AC वाला है, नॉन AC है? नॉन AC वाला है। और 1200 में AC वाला है। फाइनली मैंने इस गाड़ी में अपनी सीट बुक कर ली है। जो टिकट मुझसे लिया है वो 1050 मतलब 650 रुपये इंडियन करेंसी है। ये पोखरा जाएगी, लिखा हुआ पोखरा, और कुछ सीटिंग इस तरह से इसकी। तो लगभग 2:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं पोखरा। और ठीक सामने जो चौराहा दिखाई दे रहा है ये है पृथ्वी चौक। यहाँ पे काफ़ी सारी होटल्स वगैरह भी हैं, 2-3 होटल एंड लॉज, इस तरह से यहाँ काफ़ी सारी होटल्स हैं। 0.0 चौराहा है और इसके इस तरफ से कुछ गाड़ियाँ हैं जो मुक्तिनाथ की तरफ जाती हैं। ये मुक्तिनाथ जाता है क्या? कौन सा गाड़ी है? लेकिन वो इलेक्ट्रिक तो नहीं है? नहीं यार, वो जीप है यार, इंडियन जीप। क्योंकि ना, नहीं इंडियन तो ठीक है, क्योंकि क्या है मैंने देखा 1-2 वीडियो में इलेक्ट्रिक जो है वो रास्ते में चार्ज करने में बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ से जीप करी है, पर जीप पहले से बुक थी, तो इसमें एक पीछे की सीट खाली थी, तो वहाँ मैं बैठूँगा। मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने देखा बीच बीच में सर्विस की उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। चलिए बैठता हूँ पहले एक बार। मैं आपको शूट कर सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, याद रहेगा। चलिए आप जेकब जी, हाँ भैया, आप एक काम कीजिएगा, आपको जहाँ जहाँ जाना है उनको बोलिएगा। हाँ, नया ड्राइवर है। हाँ, अच्छा नया ड्राइवर है। हाँ। हम सारे जो टूरिस्ट हैं वो तो पहली बार जा रहे हैं, और कमाल की बात ये है कि हमारे ड्राइवर साहब भी पहली बार ही जा रहे हैं। अंदर की तरफ फोटोग्राफी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहर से इस तरह से यहाँ लोग हैं जो दीपक जला रहे हैं, जोत जला रहे हैं। यहाँ से कुछ लोग आशीर्वाद स्वरूप यहाँ के जो फूल हैं, सिंदूर है, वो लेके जा रहे हैं यहाँ से। नज़दीक से दर्शन करने के लिए पीछे से एक लाइन लग करके यहाँ तक आ रही हैं, और जो पंडित जी हैं यहाँ से अंदर प्रसाद भी दे रहे हैं। मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर यह एक जगह बनी हुई है, गंडकी गोल्डन ब्रिज। यहाँ से दिखाई दे रहा है ये कितना नीचे की तरफ जा रहा है। ये नीचे की तरफ जो नदी है ये काली गंडकी नदी है। पूरा ब्रिज हिल रहा है ये। इस रोड से होकर के हम वापस की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ। ये है एशिया का सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज, जो बना हुआ है केबल से, मोटी मोटी केबलों से। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की तरफ ये रास्ता जा रहा है। लेकिन ठीक सामने वहाँ पे कालिका माता मंदिर है, जो नेपाल का एक फेमस मंदिर है। और ये जो जगह है ये कुशमा नाम से जगह है नेपाल की।
अब एक नेचुरल ऐसी जगह आई है जहाँ पर ज़मीन में से कुदरती रूप से गर्म पानी निकल रहा है। वेलकम टू नेचुरल हॉट स्प्रिंग अन्नपूर्णा 2 तातो पानी। प्लीज़ पे 150 पर हेड। तो ये एक कुंड है गर्म पानी का और उस तरफ भी एक और कुंड बना हुआ है। लेकिन ठीक सामने उधर एक बहुत ही ठंडी नदी बह रही है और हमारी गाड़ियाँ भी नदी के किनारे पर ही पार्क हैं। तेज बहाव के साथ यहाँ से काली गंडकी नदी बह रही है। अब तक का रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं था। जहाँ अच्छा था वहाँ बहुत अच्छा था, लेकिन जहाँ ख़राब था फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो लगभग आधा रास्ता तय करने के बाद अभी एक बड़ा वाटरफॉल दिखाई दिया है और इस वाटरफॉल का नाम है रूप से वाटरफॉल। काफ़ी ऊंचाई से ये गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और पानी की जो धार है वो भी काफ़ी इसके अंदर। लगभग शायद सबसे बड़ा वाटरफॉल है ये नेपाल का। बहुत ठंडा पानी है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घासा बाजार के चेक पोस्ट पे। ACCA चेक पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ पर भी 1000 रुपये ही चार्ज लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे लंबी लाइन लग चुकी है गाड़ियों की। इसीलिए अगर आप आएँ तो मेरे हिसाब से पोखरा से बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं बनवा पाए तो यहाँ बनवा सकते हैं। यहाँ पर एंट्री वगैरह तो कर ली, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे भीड़ है उसको देख के लगता है कि अगर आप करवा के ही बनवा करके ही परमिट आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इस तरह से लाइन में लगना पड़ सकता है। जिस तरह से यहाँ पे बाकी लोग लाइन में लगे हैं, या फिर जो बाइकर्स हैं उनको लगा होगा कि यहाँ बन जाता है। बन तो जाता है, लेकिन उतना ही टाइम लग जाता है आपको यहाँ पर। फाइनली अभी हम मारफा विलेज तक पहुँच गए हैं और बड़ा ही हिस्टोरिकल और पुराना और ऐतिहासिक ये विलेज है। लोग यहाँ घूमना ज़रूर पसंद करते हैं जब वो इस जगह पर आते हैं, मुक्तिनाथ के रास्ते पर। सालों पुराने घर हैं ये, सदियों पुराने। तो यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से इस सफ़र को, इस गांव की यादों को एंजॉय करने में लगे हैं और कुछ यादगार बना रहे हैं यहाँ से। खाना खाने के बाद अभी होटल के बाहर की तरफ आया हूँ मैं और ये कुछ नज़ारा है। हालांकि थोड़ी ठंडी हवा चल रही है, इस वजह से सब लोग अंदर की तरफ चले गए। लेकिन दोस्तों दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और रात में हम जोमसम विलेज में ही रुक गए थे और यहाँ से मुक्तिनाथ की जो दूरी है 15 किलोमीटर है। और जोमसम विलेज में इजीली होटल्स वगैरह अवेलेबल है और हर होटल में रेस्टोरेंट भी है। ठीक सामने जो दिखाई दे रहा है ये रनवे है और यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं नेपाल टू नेपाल जो काठमांडू और पोखरा से आती है वो यहाँ रेगुलर बेसिस पे आती है। इस जगह तक आराम से फ़्लाइट से भी पहुँचा जा सकता है। रात में मैं रुका था होटल सनराइज़ में और 3rd फ्लोर से मैंने आपको कुछ नज़ारा दिखाया था, उस ऊपर टेरिस से नीचे की तरफ ही रेस्टोरेंट है। खाना भी अच्छा था यहाँ पर। फ़िलहाल हमारी गाड़ी में बैठता हूँ मैं और शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरह से फॉरेनर भी आए हुए हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है ये पूरा। लगभग 45 मिनट की राइड के बाद में 15 किलोमीटर ऊंचाई पे चढ़ के हम आ चुके हैं मुक्तिनाथ के पार्किंग में इस समय। और ये सुबह 8 बजे का नज़ारा है। कई गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी हैं दर्शन के लिए। गर्म कपड़े भी अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये चाय कॉफ़ी शॉप वगैरह भी है यहाँ पर। टेम्परेचर इस समय लगभग -4 डिग्री है और एक पैदल रास्ता इस तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है और ठीक सामने से भी एक रास्ता जा रहा है। मुक्तिनाथ की ऊंचाई लगभग 12,000 फीट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो इसलिए जल्दबाजी में कहीं भी चढ़ने की कोशिश ना करें। अगर आपको थोड़ी भी सांस चढ़ने की तकलीफ़ है तो इस तरह से खच्चर ले सकते हैं आप। किराया क्या रहता है भैया इसका? 2 किलोमीटर का ट्रैक है और 400 रुपये लेते हैं। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर इस तरह से पालकी भी है। इसका पालकी कितना लेते हैं?
पालकी का 4000, 4000 इंडियन मनी 4000 अप डाउन। अप डाउन 4000। पर्यटन की दृष्टि से भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी होटल यहाँ बनती जा रही हैं अभी। सीकर के नज़दीक से जो आए हुए कपल्स हैं तो बता रहे हैं यहाँ पे प्योर वेज भी होटल है, क्योंकि पहाड़ों पे ज़्यादातर नॉन वेज के साथ ही होटलों में वेज सर्व किया जाता है, लेकिन एक प्योर वेज होटल भी मिल गई है। दोस्तों नेपाल पहुँचने के बाद में मैंने नमस्ते नाम की कंपनी की सिम ली थी, और मुक्तिनाथ के इतनी ऊंचाई पर भी यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वेलकम टू द मुक्तिनाथ टेम्पल। देखिए थोड़ी ऊंचाई तक मैं इस समय आ चुका हूँ, और यहाँ पे नज़ारा तो खूबसूरत दिख ही रहा है। सामने एक बौद्ध मोनेस्ट्री भी है, वहाँ पे भी मैं जाके आने वाला हूँ। ये एक और बड़ा द्वार है, और यहाँ से शायद मंदिर की जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं ऊंचाई पे चढ़ के मंदिर के नज़दीक आ गया हूँ, और यहाँ पे 2 कुंड दिखाई दे रहे हैं। उस कुंड में स्नान करने के बाद में आपके सारे पाप धुल जाते हैं, और फिर उसके बाद में इसमें आकर के स्नान करना होता है, फिर आप शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ से अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं। ये मुख्य मंदिर है, और जो दर्शन के लिए लाइन दिखाई दे रही है, काफ़ी लंबी लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर। मंदिर के पीछे यहाँ पर ये गौमुख हैं, और ये निरंतर रूप से कंटिन्यू बहता हुआ जल है। ये साल के किसी भी महीने में इसी तरह से बहता हुआ दिखाई देता है, और लोग अपने साथ में जल को ले जाते हैं अपने घरों में, और इसमें कहा जाता है इसमें स्नान से आपके सारे पापों से भी मुक्ति और छुटकारा मिलता है। और ठीक इसी जगह पर भगवान विष्णु जी ने श्रापित होने के बाद, जब वो सालेग्राम में शिला बन गए थे, उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर शिव जी की उपासना करी थी, और शिव जी ने उन्होंने जो उनके पर श्राप था उससे यहाँ पे मुक्ति दी थी। और ये है मुक्तिनाथ धाम, नेपाल। तो दोस्तों दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये बड़ी खूबसूरत और बिल्कुल शांति वाली जगह है। इतनी ऊंचाई पर आकर के भी यहाँ देखिए किस तरह का माहौल है। मुक्तिनाथ में दर्शन करके अभी मैं जा रहा हूँ, सामने बड़ी स्टेचू लगी हुई है गौतम बुद्ध जी की, तो वहाँ नज़दीक तक चलते हैं और उस मूर्ति और उस जगह से उस पूरे नज़ारे को भी देखते हैं। और इसके सामने इस तरफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है यहाँ पर, और ठीक सामने भी एक मोनेस्ट्री बनी हुई है। अच्छा, नज़दीकी यहाँ पे नीचे हेलीपैड भी बना हुआ है, तो अगर बाय हेलीकॉप्टर भी आना चाहें तो ये नज़दीकी हेलीपैड है बिल्कुल मुक्तिनाथ के। फिर से हम नीचे की तरफ आ गए जहाँ एक गेट बना हुआ है, और यहाँ से हम जा रहे हैं सालेग्राम, उस स्थान पर नदी के नज़दीक जहाँ से वो काले पत्थर चुन करके लोग ले जाते हैं और अपने घरों में रखते हैं। और वहाँ की एक शिला जो हमारे अयोध्या के मंदिर में राम जी की मूर्ति के रूप में वहाँ स्थापित की गई है। इस तरह के देखिए वहाँ पे स्टोन मिलने वाले हैं हमें। तो अभी हम वहीं पर ही जा रहे हैं, वापसी का ये कुछ रास्ता है, रास्ते में कुछ चाय नाश्ता करते हुए फिर चलने वाले हैं वापसी में। अच्छा, ये कुछ इस तरह के स्टोन है ना, शिवलिंग। यहाँ पे पत्थर तो कई सारे हैं, कई कलर के, लेकिन वो जो पत्थर है कुछ अलग तरह के होते हैं और ढूंढने से मिलते भी हैं यहाँ पे लोगों को। हम
सब पत्थर ढूंढने में लगे हैं और इस तरफ ये नदी की तेज धार बह रही है। यहाँ पे पानी बहुत ठंडा है यहाँ का और तेज हवा भी चल रही है। ये एक स्टोन मुझे मिला है, थोड़ा सा अलग दिख रहा था, पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टोन्स हैं